हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने आपसे पहली वीडियो में बताया था और वो वीडियो आपकी यूट्यूब पे भी गई होगी, जिसमें हमने आपको बताया है कि हम आप लोगों को जो है जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी डायरेक्ट आंसर्स बता रहे थे। बट वो पहला लेक्चर मैंने जो दिया है यूट्यूब पे, हाँ हो सकता है ये वीडियो यूट्यूब पे जाए, तो आपके सामने हमने दो ऑप्शन रखे थे कि हम आपको क्वेश्चंस का आंसर रिटन में दें, टाइप करके लाएं, वो दें हिंदी इंग्लिश में, या फिर आपको ओरली बोल के बता दें। क्योंकि अगर हम ओरल बताएंगे तो उसमें क्या है कि आपको कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज आपको दी जाएगी। इसका मतलब है कि जो पॉइंट लिखे हुए हैं उनको उनको तो हम बताएंगे प्लस आपको हम जो है डिटेल में चीज़ें समझाएंगे। बट उसका जो है कोई क्राइटेरिया नहीं बन पाता है। मान लो एक बात में से दूसरी बात निकली तो हमें बताना पड़ता है, टीचर का ये काम होता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि देखो जी जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उनका आप जो है हमको टू द पॉइंट बातें बता दो, तो उसके लिए हम आप लोगों के लिए अब पीडीएफ बना के लाए हैं। आप दोनों को वीडियो को देखना आराम से, और आपको लगता है कि कौन सा वीडियो बेटर है, यानी कि जो अब मैं कराऊंगा वो बढ़िया है या जो पहले मैंने बताया आपको ऑरली वो बढ़िया है, तो आपके सामने ये दो विकल्प हैं, उनमें से आप एक को ऑप्ट करिएगा और हमें बताइएगा। अब हम क्या करने जाएंगे कि आपको ये 2-3 वीडियो हम आपको यूट्यूब पे डालेंगे, ठीक है ना। ये यूट्यूब पे वीडियो जाएंगी। अब आपको ये बताना है कि कौन सा आपको बेटर तरीके से समझ में आया, ठीक है ना। पहला तो आपका काम ये होगा, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ये आपको लिखना है कि ये वीडियो बेटर है या दूसरे वाला, ठीक है ना। दूसरा, फिर जौन सा बेटर रहेगा, और जिन बच्चों ने हमसे कोर्स को परचेज कर रखा है, हम क्या करेंगे कि हर बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि हम जीएसटी के 10 क्वेश्चन लेकर आए और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अभी मैं आपको 3 क्वेश्चन करा दूंगा, एक तो इससे पिछली वीडियो में करा दिया और लगातार हम दूसरा ये बना रहे हैं, ठीक है ना, दूसरे क्वेश्चन, और फिर एक और क्वेश्चन तीसरा। तो आपको दोनों वीडियो देखनी है और उसमें कंपैरिजन करना है कौन सा बेटर या आपको लग रहा है। तो फिर हम उस हिसाब से वो बच्चे भी देखेंगे। देखो जो ऐप वाले बच्चे हैं वो भी पीछे न रहें, ऐप पे वीडियो जाएगी जाएगी, आपको पता भी ऐप वालों को तो सारी वीडियो मिलती हैं, जो यूट्यूब पे जाती हैं और जो यूट्यूब पे नहीं जाती सारी भी मिलती हैं। तो ऐप वाले भी बच्चे मुझे बताएं, क्योंकि जब तक हमको आपका फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक हम बेटर नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप देखिए, हमारा काम है आपको पढ़ाना, आपको अपना थॉट प्रोसेस आपको देना, और आपका काम क्या है उसको समझना, ठीक है ना। अब आपको कौन सा ऑप्शन अच्छे से समझ में आ रहा है, कौन सा टीचिंग मेथड आपको अच्छा समझ में आ रहा है, तो उसको आप बताएंगे तो हम उसी को ऑप्ट करके फिर उसी के हिसाब से सारे क्वेश्चंस कराएंगे। तो मेरा ये नंबर है, आप इसको नोट करिए अपने फ़ोन में। पहली बात तो चाहे कोई भी है, बॉयज़ है गर्ल्स है, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब पे है चाहे वो उसने कोर्स परचेज कर रखा है वो, और फिर वो सारे लोग जिन्होंने ये वीडियो देखा, तो उसमें हमें बताएंगे कि दोनों में से एक तो मैंने ओरल बेस्ट कॉन्सेप्ट बताए थे आप लोगों को, और अब की बार मैं लेके आया हूँ पीडीएफ में, ठीक है ना, पीडीएफ में क्वेश्चन का आंसर, तो कौन सा बेटर है, फिर हम सारे क्वेश्चन उसी में कराएंगे, ठीक है। तो आपको ये जरूर बताना है, वीडियो देख के आप ऐसे उसको स्किप नहीं करेंगे, जरूर आपको मुझे बताना है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में यही कहा है, ठीक है ना। इस नंबर पे आप मुझे बताएंगे तो फिर मैं उसी हिसाब से आपको आगे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दूंगा। पहली बात तो आप ये समझें, चाहे आपने कोर्स परचेज कर रखा है या नहीं कर रखा है। अब मान लो आपने कोर्स परचेज कर रखा है और ये वीडियो गई आपके ऐप में और आप मुझसे कनेक्टेड है नहीं, और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया वही ओरल रूप से ही पढ़ाना, तो फिर क्या होगा, तो कम्युनिकेशन फिर ये होगा कि आपको ये चीज़ अच्छी समझ में आया आपको पीडीएफ वाला, तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप मुझको बता दीजिएगा कि कौन से वे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये जो वीडियो होगा ये आपका वीडियो बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए होगा, पहले ये समझ लें। और फिर मैं आपको देखिए इसका क्वेश्चन, क्लास कौन सा रहेगा, क्लास रहेगा बीकॉम फिफ्थ सेम, और सब्जेक्ट है हमारा जीएसटी, ये हमारा सब्जेक्ट है, क्लियर। तो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो आप देखेंगे। तो आइए पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन डाउनलोड करके बता देता हूँ। एक क्वेश्चन हमने करा दिया है, उसको आप देख लेंगे, क्लियर।
ये देखो क्वेश्चन हम आपको देंगे और PDF में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी देख लेंगे आप, ठीक है, और PDF में आपको बताऊंगा। क्लियर? तो आप दोनों में से कोई भी जो आपको लग रहा है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो ये देखो डाउनलोड हमने कर ली, जो PDF बनाई है वो, और ये डाउनलोड कर लिया हमने, ठीक है। ये भी तो डाउनलोड हो जाए। ये मैं दोबारा सेंड करता हूँ इसी पे, देखते हैं क्यों नहीं हो रही है। चलो देखो, पहले क्वेश्चन ये है, ये बड़ी दिक्कत हो रही है कि PDF जो बनाया हमने वो डाउनलोड नहीं हो पा रही है। चलो चलिए, मैं इसको एक दूसरे उसमें देखूं, PDF में ना भेजकर मैं इसको इसमें भेजता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में। चलिए ये देखिए, इसमें हो जाएगी तो ठीक है, क्योंकि टाइम लग रहा है ज़्यादा। ये डाउनलोड हो जाएगी तो हमारा काम तो इसी से चल जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, आइए तो यहाँ पर अब देखेंगे। अब हम आपको क्वेश्चंस देखो, एक तो क्वेश्चन ले लिया हमने, तो ये हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। और दूसरे उसमें हमने जो अभी आपको भेजा था उसको देख लेते हैं, वो कहाँ है। दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं। देखो थोड़ा टाइम लग रहा है, काम नहीं हो पाया ना वो। चलिए, ये हमने ये ओपन होना चाहिए था ना। हाँ ठीक है, चलो जैसा भी हुआ ये ठीक है, ओके। चलो हम यहाँ पर भी आपको दिखाते रहेंगे इसको, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, यहाँ आपको ये बहुत ही मतलब दिखेगा भी अच्छा। ये देखो पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमने करा दिया आपको। हम जो आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको, पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड में बोला गया है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट कहाँ है। देखो फर्स्ट तो हमने करा दिया, अब सेकंड क्वेश्चन आप देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये GST के अंदर, यानी कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर GST, ब्रीफली एक्सप्लेन मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई अंडर GST एक्ट, राइट। ठीक है, हालांकि मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारा कुछ बताया था।
इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब है कि यूपी से माल बिहार में बेचना, ठीक है ना, यानी कि सेलर यूपी का है और बायर जो है बिहार का है, तो वो हो गया आपका इंटर स्टेट सप्लाई। और अगर यूपी का सेलर है और यूपी का ही बायर है तो वो हो गया आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई। मिक्स सप्लाई कुछ को कहते हैं मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई का मतलब होता है जो एक बंडल है, राइट, एक बंडल है जिसको आप जो है जिसको आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने देखा ना, मान लो आप किसी के बर्थडे पार्टी में गए और उस बर्थडे पार्टी में आपने एक पाउच बनवाया, उसमें आपने नमकीन बिस्किट वगैरह एक जगह मिक्स करा दिए, तो उसको बोलेंगे मिक्स सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई वो सप्लाई होती है कि जैसे मान लो आप मोबाइल लेकर आए, मोबाइल के साथ आपको चार्जर भी मिला, या आप जो है एरोप्लेन से सर्विस भी हो सकती है, बिल्कुल सर्विस हो सकती है। जैसे आप एरोप्लेन से गए तो एरोप्लेन से आप जब गए तो एरोप्लेन से जब आप गए तो वहाँ पे आपने खाने वगैरह खाया ना, तो वो एरोप्लेन के साथ साथ आपको खाना वगैरह भी मिलता है ना, तो उसको हम कहेंगे कंपोजिट सप्लाई, ठीक है ना। यानी कि जिसको आप अलग नहीं कर सकते, जैसे कि मोबाइल का चार्जर, मोबाइल लिया आपने परचेज किया तो चार्जर भी आप लोगे लोगे, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन यानी कि ये नेचुरल बंडल होते हैं एक तरह से। और ये क्या है, जैसे मान लो आपने दीपावली में गिफ्ट देना है तो गिफ्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें दी, काजू है ना, ड्राई फ्रूट वगैरह का मिक्सचर दे दिया, कई सारी चीज़ मिला करके, तो वो हो गया आपको कंपोजिट। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, पढ़ो। तो अब देखिए, हम ये देखिए, ये हमने डाउनलोड भी कर लिया है, तो देखिए यहाँ भी क्लियर ही होगा, आई होप। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। हमने क्या क्वेश्चन, क्या है हमारा क्वेश्चन, है हमारा कि इंटरा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई को एक्सप्लेन हमको करना है। अब मैंने आपसे कहा था कि हमें आंसर कैसे देना है, ये समझिए। अब उस क्वेश्चन का आंसर हमको देना है, उस क्वेश्चन का आंसर देना है हमको। तो अब देखिए, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आप जब क्वेश्चन का आंसर दें तो इंट्रोडक्शन जरूर लिखें। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इज ए comprehensive destination based tax system introduced in India on 1st July 2017. It replaced multi indirect tax and unified the Indian market into common tax regime. इसने रिप्लेस कर दिया मल्टी इनडायरेक्ट टैक्स एंड यूनिफाइड द इंडियन मार्केट इनटू वन कॉमन टैक्स रिजीम में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसने बदल दिया है इसको, मल्टी इनडायरेक्ट टैक्स, पहले बहुत तरह के टैक्स लगते थे ना, उसको चेंज किया है। इट रिप्लेस मल्टी इनडायरेक्ट टैक्स एंड यूनिफाइड द इंडियन मार्केट इनटू, किसमें, वन नेशन वन टैक्स, यानी कि एक देश एक कर, यानी कि और एक रिजीम, वन कॉमन रिजीम में। क्लियर, एक ही रिजीम होगी। अंडर जीएसटी द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई इंपोर्टेंट है, क्योंकि कभी भी आपसे कोई पूछे कि टैक्स जीएसटी किस पे लगता है तो आपको बताना है जीएसटी सप्लाई पे लगता है। जीएसटी किसके ऊपर बेस है तो आपको बताना है कंपोज किस पर बेस है, जीएसटी किसके ऊपर बेस है, डेस्टिनेशन बेस। कैसा है जीएसटी, डेस्टिनेशन बेस है, यानी कि बेस आधार क्या है इसका, डेस्टिनेशन। किस पे लगता है, सप्लाई पे लगता है। मॉडल कौन सा है, डबल टैक्सेशन मॉडल है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है बहुत सारे टैक्सों को अपने आप में ही समाहित किए हुए हैं, राइट। जो 17 टाइप के टैक्स थे उनको इसने कॉम्प्रिहेंसिव करके केवल एक टैक्स बना दिया है, राइट। अंडर जीएसटी द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई इज फंडामेंटल, आधार क्या है, सप्लाई है। एज टैक्स इज लेविड ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज।
द सप्लाई कैन बी क्लासीफाई एज, सप्लाई को क्लासीफाई आप कर सकते हैं इंट्रा सप्लाई एंड इंटर सप्लाई डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, फर्दर जीएसटी आल्सो डिफाइन कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। आगे आप जो है जीएसटी को कंपोजिट सप्लाई इसके बारे में चर्चा करेंगे और मिक्स सप्लाई में बांटा गया है, डिफाइन किया गया है टू इंश्योर प्रॉपर टैक्स एप्लीकेशन ऑन बंडल्ड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इसका मतलब है जीएसटी एक गंतव्य आधारित टैक्स प्रणाली है। गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन, गंतव्य, ठीक है ना, गंतव्य का मतलब है जहां वो जाएगा, गंतव्य जहां उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां आधारित प्रणाली है, जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। इसने कई का मतलब 17 टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्स को समाप्त कर दिया और पूरे देश को एक कर व्यवस्था में इंटीग्रेट कर दिया, एकीकृत कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। जीएसटी में आपूर्ति की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है। आपने सप्लाई को समझ लिया तो समझ लो आधा आपने जीएसटी समझ लिया, क्योंकि कर प्रत्येक वस्तु या सेवा की आपूर्ति पर लगता है। आपूर्ति सप्लाई पे लगेगा ना, सप्लाई पे लगेगा और उसके लिए हमें दो चीज देखते हैं, पॉइंट ऑफ सप्लाई POS और पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ सप्लाई और पॉइंट ऑफ टाइम हमको देखना होता है, ठीक है, क्योंकि कर प्रत्येक वस्तु और सेवा की आपूर्ति पर लगता है। आपूर्ति दो प्रकार की हो सकती है, राज्य के भीतर को जो विद इन स्टेट हो रही है इंट्रा स्टेट सप्लाई, और जो राज्यों के बीच में हो रही है उसको हम कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। इसके अलावा जीएसटी में संयुक्त आपूर्ति यानी कि कंपोजिट और एक होती है मिक्स। कंपोजिट क्या है, जो नेचुरल बंडल होता है, जिसको आप एक प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसके साथ में दूसरा प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ में अलग नहीं कर सकते। जैसे कोई कंपनी है वो मोबाइल बनाती है, तो वो उसने मोबाइल बनाया है तो वो साथ में चार्जर भी देगी, तो चार्जर अलग गुड है और मोबाइल अलग गुड्स है, अलग माल है। तो दोनों पर जो जीएसटी लगेगा वो किस रेट से लगेगा, वो लगेगा जो आपका मेन प्रोडक्ट है, जो जिस रेट से मोबाइल का जो मोबाइल है ना, मोबाइल पर जिस रेट से मान लो 18% से जीएसटी लग रहा है, तो चार्जर पर भी 18% से ही लगेगा, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल गुड्स है वो मोबाइल है, ठीक है ना। एक होता है आपका मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई का मतलब है कि मान लो आपने जो है ना एक बंडल बनाया, बंडल में क्या क्या काजू रखवा दिए, यानी कि ड्राई फ्रूट बहुत सारे, नमकीन, बिस्किट वगैरह ये सब बना के और किसी को गिफ्ट दे दिया, तो अब इस पर जीएसटी कैसे लगेगा, इस पर जीएसटी लगेगा किस रेट से लगेगा, मतलब तो इस पर जीएसटी उस रेट से लगेगा जैसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं और सबसे हाईएस्ट जिस प्रोडक्ट पर, यानी कि इस बंडल में बहुत सारी वस्तुएं हैं, गुड्स हैं, जैसे नमकीन, बिस्कुट, काजू, राइट, और बहुत सारी चीजें हैं, मिक्सचर है वो, ठीक है ना। अब उस प्रोडक्ट में जिस प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा रेट से जीएसटी लग रहा है, पूरे बंडल पर उसी रेट से जीएसटी लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। तो ये हमने पढ़ाया आपको इंट्रोडक्शन, ऐसे आपको लिखना है। और देखिए हम जो है इस क्वेश्चन को इस हिसाब से लाए हैं, जब मैंने इसको टाइप किया ना और उस पर जब देखा वर्ड में, तो इसमें लगभग आपका ये 300-350 वर्ड का है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका 300-350 वर्ड का ही होता है, तो एकदम से सफिशिएंट है, आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है, क्लियर। लेकिन आप एक ही लैंग्वेज यूज करेंगे, दोनों लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें। हाँ जी, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई सेक्शन बताता है 8, इसका सेक्शन है 8 A1 8 से सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी किस पे लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई पर, ठीक है ना। और इंटर स्टेट सप्लाई तो इस दोनों को कौन बताता है, सेक्शन 8 बताता है। तो व्हेन द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटोरी, ठीक है ना, इट इज नॉन एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। यानी कि जब जो है सप्लायर और बायर दोनों ही यानी कि यूपी के हैं,
दोनों ही यूपी के हैं, या आपका ये मान लीजिएगा यूटी ले लेते हैं, कोई यूटी ले लेते हैं, जैसे कि यूटी आपका जम्मू कश्मीर, अब तो यूटी बना दिया गवर्नमेंट ने, तो जम्मू कश्मीर के दो बंदे हैं वो आपस में खरीद रहे हैं, तो ये तो दोनों क्या हो गया, इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है ना। बायर सेलर जब यूटी के हैं या स्टेट के हैं, ठीक है ना। और अगर इन दिस केस सेंटर जीएसटी, ठीक है ना, स्टेट जीएसटी आर लेविड, तो इसमें ऐसे केस में यानी कि यूटी के हैं, यानी कि सेल से बेचने वाला सेलर और बायर दोनों एक ही यूटी के हैं, या फिर दोनों एक ही स्टेट के हैं। राज्य और यूटी में तो आप अंतर समझते हैं ना, जहां पर सीएम होता है, ना, और सीएम के साथ साथ सीएम तो यहाँ भी होगा, है ना, जैसे कि आपका सीएम जम्मू कश्मीर का भी है, लेकिन ध्यान देना जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं, वहां पर लगता है SGST, और यहाँ पर जहां पर केवल सीएम होता है वहां पर क्या नहीं होती, विधान परिषद नहीं होती, वहां पर लगता है UTGST, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, हाँ जी, तो ये चीज आपको समझने है, ठीक है, ओके। अब देखो, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई ये चीज आपने समझी, हाँ जी, इंट्रा स्टेट की आपने समझ लिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल 4, ए ट्रेडर इन लखनऊ में है, सेल गुड्स टू ए बायर, बायर को बेचता है गुड्स इन कानपुर। अब कानपुर कहाँ है बताओ मुझे, यूपी में है, लखनऊ यूपी में, हाँ जी बिल्कुल, दोनों यूपी में है, और ये तो नजदीक भी है, बहुत इन उत्तर प्रदेश, दोनों उत्तर प्रदेश में है। दिस इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो इसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। तो आपको एग्जाम्पल को और बढ़ा चढ़ा के लिखना है, इसमें लिख देना कि राम है यूपी का, सॉरी लखनऊ का, श्याम है उसका, फिर ऐसे मतलब एक दो गुड्स के माल भी नाम लिखोगे, तो उससे क्या होगा कि ये जो मैंने वेरी शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बड़ा हो जाता है ना, और उसको थोड़ा सा ब्लैक पेन से लिख दो तो उसका इम्पैक्ट और पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो राज्य के भीतर आपूर्ति का मतलब है जब आपूर्ति कर्ता और आपूर्ति का स्थान एक ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं, तो यह राज्य के भीतर आपूर्ति कहलाती है। इस पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और राज्य वस्तु सेवा कर यानी कि SGST और CGST दोनों लगते हैं। जैसे लखनऊ का व्यापारी कानपुर के ग्राहक को माल बेचता है, और यह क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई, राइट। कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर समझ में आ रहा होगा, और कोई दिक्कत मुझे लग रहा है कि अब नहीं होगी आपको। और इससे क्या है, हमारे पास में भी ये है कि हम ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके आपको टू द पॉइंट बात बता रहे हैं, तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक है ना, क्योंकि अब आपके एग्जाम आ गए नज़दीक, तो ज़्यादा बेसिक चीज़ें भी समझाने से कोई मतलब नहीं निकलता है। इंटर स्टेट सप्लाई सेक्शन 7 में बताया गया है इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है, ठीक है। तो अब से पहले हमने किसकी बात करी, हमने जो इंटर स्टेट सप्लाई की बात करी, तो उसको 8 में बताया गया है, और इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा आपका, इस पे IGST नहीं लगेगा, यहाँ से कट कर देंगे, इस पे लगेगा क्या, CGST और SGST, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर IGST लगेगा, राइट, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई है। इंटर स्टेट सप्लाई में क्या होता है, IGST लगता है, और IGST कौन कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। व्हेन द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेज, भाई सप्लायर अलग स्टेज में है, अलग राज्य का है, अलग यूटी का है, और प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने बताया ना आपको, सप्लाई का मतलब POS का मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई, और POT पॉइंट ऑफ सप्लाई, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन आ सकता है, और इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन अलग से करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में क्वेश्चन है, राइट। इतने से पॉइंट के लिए मैं पूरा नहीं समझाऊंगा, तो आप समझ लेंगे। व्हेन द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट में है, सप्लायर अलग है और डेस्टिनेशन अलग है, स्टेट और यूटी में है, और when supply is made to or from a special economic zone, सेज में है, it is known as interstate supply,
यानी कि समझ रहे हैं, सेज क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो गवर्नमेंट जोन घोषित कर देती है, अगर वहाँ पे प्रोडक्शन होता है और वो बाहर बेचने जाता है तो वो क्या होगा, वो भी आपका इंटर स्टेट सप्लाई होगा। अब ध्यान रखना, अगर आप कोई फॉरेन से माल मंगाते हैं ना, जिसपे क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी लगता है, तो उस पर क्या लगेगा, उस पर क्या CGST लगेगा, SGST लगेगा या IGST लगेगा, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इज नॉन एज इंटर स्टेट सप्लाई, तो हेयर इंटीग्रेटेड, फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेविड। तो यहाँ पर गुड्स, जैसे कि एक व्यक्ति है और वो लखनऊ में है, यूपी में है, और वो ट्रेड करता है, गुड्स को मतलब बेच रहा है, बायर दिल्ली का है, तो दिस इज इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर है, आई होप आपको एकदम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम बात करते हैं कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। ये क्या हुआ, ये देखो कंपोजिट एंड मिक्स। अब देखो पहले कंपोजिट की बात कर ले। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, सेक्शन 230 में बताया गया है, CGST एक्ट 2017 में, ठीक है। और इसमें CGST ना, तुम इसको करो ओनली, कंपोजिट जो सप्लाई है उसके बारे में GST एक्ट में बताया गया है, CGST अलग, ठीक है। यानी कि GST एक्ट जो है क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है। ध्यान दो, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूं, GST एक्ट 2017, इसको बनाने में CGST, SGST, UTGST और IGST और CGST, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। ये है तो सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये है कंपोजिट। मैंने बताया ना, आपसे पहला वीडियो नहीं देखा उसको आप जरूर देखना। राज्यों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता, तो क्यों हो जाता, क्योंकि GST का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, कि देश के अंदर जो है इक्वली डेवलपमेंट लाना। अब वो इक्वली डेवलपमेंट का मतलब है, हमारे देश के कुछ राज्य तो ऐसे थे तो बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे थे, और कुछ राज्य बहुत पिछड़ रहे थे। उसका रीजन था टैक्स सिस्टम हमारे यहाँ का। अब टैक्स सिस्टम आप चेंज कर रहे हैं, जब आप टैक्स सिस्टम को चेंज कर रहे हैं ना, जब आपने टैक्स के सिस्टम को चेंज कर दिया, तो उसमें क्या होगा कि जो राज्य अच्छा कमा रहे थे, जिनको टैक्स अच्छा मिल रहा था, टैक्स सिस्टम चेंज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उनकी कमाई क्या होगी, इफेक्टेड होगी, उनकी कमाई कम होगी। तो वो क्या करेंगे, वो तो विरोध करेंगे, वो तो विरोध करेंगे इस बात का कि GST नहीं आना चाहिए था। तो उनको जितना रेवेन्यू लॉस हो रहा है, उस लॉस की भरपाई करने के लिए कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट वचनबद्ध हो गए, और उन्होंने एक एक्ट पास किया और उसमें कहा कि भाई आपको जो रेवेन्यू लॉस होगा ना GST के कारण से, तो हम उसकी भरपाई आपको कर देंगे। तो उसके लिए कंपोजिट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक एक्ट आया था 2017 में। तो इन सारे एक्टों को मिलकर बना है, ये ध्यान रखना। तो अब इसको देखें, आई होप आपको समझ में आया होगा। व्हेन 2 और मोर गुड्स और सर्विसेज आर नेचुरली बंडल, ठीक है ना, नेचुरली बंडल में है, यानी कि जिनको आप अलग अलग नहीं कर सकते, एंड सप्लाई टुगेदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इट इज नॉन एज कंपोजिट सप्लाई। जैसे मैंने आपको बताया कंपोजिट सप्लाई, जैसे कि मोबाइल का चार्जर और मोबाइल, ठीक है ना, तो ये आपकी कंपोजिट सप्लाई है, और ये नेचुरल बंडल है। मोबाइल बेचेगा तो चार्जर भी उसका बेचना ही पड़ेगा कंपनी के, ठीक है। दूसरा सप्लाई देख लें, जैसे मान लो आप जो है लखनऊ से दिल्ली गए, ठीक है ना, दिल्ली गए, तो आपने क्या करा, एयरपोर्ट पे गए आप, तो एयरपोर्ट जो देता है आपको सर्विस देता है, एयरपोर्ट का कोई हवाई जहाज का तुम पंखड़ी खोल के लाते हो वहाँ से पैसा देते हो, तो नहीं, वो तो हमें सर्विस ही तो दे रहा है भाई। एरोप्लेन में बैठो और लखनऊ से दिल्ली चले जाओ, तो सर्विस ही तो है। सर्विस के साथ साथ वो जाने की सर्विस दे रहा है आपको,
ठीक है ना, और साथ साथ वो आपको खाना चाय वगैरह सब कुछ देता है। तो अब आप जब जाओगे भाई खाओगे भी कुछ, जब 3-4 घंटे की फ़्लाइट है तो जो आपको वहाँ खाना पीना मिल रहा है ना, तो वो आप उसकी सर्विस से जुड़ा हुआ है, यानी कि जाने वाली सर्विस के साथ में, तो वो है आपका कंपोजिट सप्लाई। और ये नेचुरल बंडल होता है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। तो उसको कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। इसका मीनिंग समझ गए। अब इसमें टैक्स किस रेट से लगेगा भैया? टैक्स उस रेट से लगेगा जो, अगर गुड्स में देखोगे तो जो प्रिंसिपल गुड्स है, जैसे मान लो मोबाइल पर 18% से टैक्स लगता है, तो उसके चार्जर पर भी 18% से टैक्स लगेगा। अब आप फ्लाइट से जा रहे हो, एरोप्लेन सर्विस है ना, फ्लाइट से जा रहे हो, तो वहाँ पे मान लो 12% से टैक्स लगता है, तो वहाँ पे जो नाश्ता वास्ता तुमने करा है ना, जो सर्विसेज ली हैं, तो उस पर भी 12% से ही लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। एग्जाम्पल देख लो, सेल्स ऑफ मोबाइल फोन विद ए चार्जर, द मोबाइल इज द प्रिंसिपल सप्लाई। तो प्रिंसिपल सप्लाई मोबाइल है, तो मोबाइल पर जिस रेट से टैक्स लग रहा है उसी रेट से आपके किस पे टैक्स लग जाएगा? उसी रेट से टैक्स लग जाएगा चार्जर पर भी, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, मिक्स सप्लाई सेक्शन 2 सब सेक्शन 74 में, और वो दिया गया है आपका जीएसटी एक्ट 2017 में। व्हेन 2 और मोर इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड टुगेदर फॉर ए सिंगल प्राइस, एक इस प्राइस पे बेचा जा रहा है। जैसे मान लो हमने ये जो है ये बनाया डिब्बा बॉक्स बनाया, इसमें काजू पिस्ता बादाम नमकीन बिस्किट ये सब डाल दिए, ठीक है ना, ये सब डाल दिए, और इसका मिक्सचर हमने बना लिया, इसको सेल कर दिया। तो ये जो है आपका मान लो 1000 रुपये का है। अब इस पर किस रेट से टैक्स लगेगा? तो इस पर लगेगा, इसको आप अलग अलग तो नहीं कर सकते, ये तो मिक्सचर बना दिया हमने, है ना। जैसे मान लो आपका यही समझ लो कि मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी आपने, जो बर्थडे पर या हम किसी को दीपावली वगैरह पर गिफ्ट कर देते हैं, जिसको आप अलग नहीं कर सकते। तो किस पर, अब इस पर टैक्स जीएसटी कैसे लगेगा? तो जीएसटी लगेगा कि इसका जो इसमें जो भी बंडल में जो चीज़ है ना, जैसे मान लो काजू पर 18% लगता है ना, और बाकी पे 12-5%, तो जिस पर हाईएस्ट रेट से टैक्स लग रहा है उस रेट से लगेगा, ठीक है ना। हाईएस्ट टैक्स रेट एप्लीकेबल टू एनी वन ऑफ द आइटम्स इज अप्लाइड टू द होल सप्लाई। बात समझ में आ गई? तो पूरी सप्लाई पर 1000 की सप्लाई है, तो उस पर जो इसमें आइटम है, उन आइटमन जो भी आइटम्स है ना इसमें, जिस आइटम पे सबसे ज़्यादा रेट है 18% काजू पे, तो 18% पर टैक्स लग जाएगा। 180 रुपये जीएसटी के हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। अब इसका थोड़ा सा देख लेंगे गिफ्ट में, जैसे हमने देख रखा है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल देख लें आप यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक गिफ्ट हैम्बर कंटेनिंग चॉकलेट्स सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ड्राई फ्रूट्स सोल्ड एट वन प्राइस, दिस इज ए मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई हो गई जब दो या दो से एक वस्तुएं और सेवाएं एक ही मूल्य पर बेची जाती हैं, लेकिन उनके स्वाभाविक रूप से जुड़े नहीं होते हैं, यानी कि इनको आप सेपरेट कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं क्या कह सकते हैं? मिक्स आपूर्ति कहते हैं, ठीक है ना, मिक्स सप्लाई कहते हैं। इस पर सर्वाधिक कर दर लागू होती है, यानी कि जो भी इसमें वो हैं वस्तुएं, उन वस्तु में जिस वस्तु पर सबसे ज़्यादा रेट से टैक्स लगता है, तो पूरे बंडल का जो प्राइस है उस पर उसी रेट से टैक्स लग जाएगा। जैसे कि चॉकलेट ड्राई फ्रूट और कोल्ड ड्रिंक का एक गिफ्ट पैक। बात समझ में आ गई? अब इसके दोनों में अंतर थोड़ा समझ लीजिएगा। कंपोजिट सप्लाई क्या है? नेचुरल बंडल होता है, इसको आप अलग नहीं कर सकते, इसको आप अलग कर सकते हैं। टैक्स रेट ऑफ जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है, गुड्स है या सर्विस है, उसकी जो रेट होगी उसी रेट से जो इसका जो मतलब इसके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उस पर उसी रेट से टैक्स लगेगा। इसमें लगेगा हाईएस्ट, जैसे बहुत सारी आइटम है ना, और वो एक जगह जिनको आप अलग कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो एक जगह मिक्सचर है, तो जिस वस्तु पर सबसे हाई रेट से टैक्स लगता है, सारे पूरे कंटेंट पर जो है ना, पूरा जो डिब्बा है उसका जो प्राइस है उस प्राइस पर उसी रेट से टैक्स लग जाएगा जो हाईएस्ट होगी। और एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन, फिर चार्जर और गिफ्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं।
अब देखो इसका कंक्लूजन भी आप जरूर लिख के आएँ और इसको ब्लैक पेन से लिख के आएँ। जब आप जो है क्वेश्चन लिखें तो कंक्लूजन जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, और ब्लैक पेन से लिखिएगा, मोटे अक्षरों में लिखें थोड़ा सा। तो कंक्लूजन अंडर जीएसटी के अंतर्गत आइडेंटिफाइंग whether a transaction is intra-state or inter-state is crucial to determine whatever CGST or SGST or IGST will apply. Similarly, distinguishing between composite and mixed supply ensure the correct tax rate is applied. These concepts together maintain uniformity, transparency and efficiency in the Indian tax system. ओके, तो जीएसटी में यह निर्धारित करना आवश्यक है कि आपूर्ति राज्य के भीतर है या राज्य के अंदर है, ठीक है ना, यानी कि राज्य के भीतर या अंदर है या बाहर है, राज्य के बाहर है, ठीक है ना, ठीक है, या राज्य के बाहर का मतलब इंटर स्टेट है और भीतर का मतलब है इंट्रा स्टेट है, इंट्रा। तो ये आपको मतलब सबसे पहले तो आप ये निश्चित करोगे कि इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, ताकि आप उस पर ये डिसाइड कर सकें कि उस पर CGST SGST लगेगा या फिर ये दोनों एक साथ लगते हैं या फिर IGST लगेगा। पहले तो आपको ये देखना है कि जो सप्लाई हुई वो इंट्रा या इंटर स्टेट है, पहले ये देख लिया। फिर आपको देखना है कि जो सप्लाई हुई है इंट्रा इंटर है। फिर दूसरे नंबर पे आपको तो देखना है स्टेप पे कि वो कंपोजिट है या मिक्स है, इसको पहचानोगे और फिर टैक्स लगा दोगे, ठीक है ना, जिससे क्या हो जाएगा, जो भारत में प्रणाली है टैक्स की प्रणाली वो सरल और पारदर्शी हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरा हमारा हो गया। अब देखो वो कह रहा है कि डिस्क्राइब द प्रोड्यूसर फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज सिंप्लीफाइड अंडर CGST एक्ट, पॉइंट आउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन अंडर GST। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, इसको कराएंगे आप लोगों को। तीसरा क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है ना, क्लियर। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्लियर देखते हैं और उसको बताएंगे, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में जो आपको दिया है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो किसकी बात कर रहा है, जो केंद्रीय GST है नियमन 2017 के अंतर्गत दी गई GST पंजीकरण की प्रक्रिया कि भैया प्रोसीजर क्या होगा, है ना, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ना आपको, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को ये है रजिस्ट्रेशन का, है ना, ये नॉन रजिस्ट्रेशन। तो हमने इसमें जो है आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो लिया है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है आपको जो कराने की हम बात कर रहे थे, कंपोजिट स्कीम की बात कर रहे थे, ठीक है, कंपोजिट स्कीम के बारे में, ठीक है। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब 4, हाँ बिल्कुल 4। तो इसको आप देखेंगे 4 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, 3rd कराएंगे कल, ठीक है, वो उसका PDF नहीं बना था।
आइए तो हम क्वेश्चन कराएं। हाँ जी, क्वेश्चन कराओ। तो हम 4th क्वेश्चन करा रहे हैं, उसको आप देखेंगे। ये देखो, पहला क्वेश्चन का आंसर हमने किया। ये हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखो, कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी एक्ट 2017। पहले तो आप कंपोजिशन स्कीम की बात समझेंगे थोड़ा सा, ये क्यों आया, ये स्कीम क्यों लाई। देखिए, गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया, आपको पता है, ठीक है। और जीएसटी लगते ही मतलब इसको थोड़ा सा, इसमें इस तरह से प्रोविजंस किया गए, इस तरह के प्रोविज़न डाले गए कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है टैक्स से नहीं बच पाएगा जीएसटी में, ठीक है ना। और इस तरह से ये बनाया गया है जीएसटी कि भाई सबको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। अब हमारे देश के अंदर आपको पता है कि नंबर ऑफ पर्सन ऐसे हैं जो छोटे लेवल पे बिजनेस करते हैं। अब जो कानून तो कानून होता है और वो सबके लिए बराबर होता है। अब छोटे जो बिजनेस हैं ना हमारे देश के अंदर, बहुत छोटे छोटे बिजनेस, अब वो एक लीगल प्रोसीजर से गुजरते हैं, क्योंकि उनके पास वे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें ना तो कोई वो होता है जी कि मान लो कोई सलाहकार मिल जाए उन्हें, ठीक है ना, और ना ही उनके पास में इतने रिसोर्सेज होते हैं कि भाई वो जीएसटी जैसे जीएसटी होता है ना, और वो हर मंथली आपको रिटर्न फाइल करना, ये सारा झगड़म होता है, अगड़म झगड़म बड़ा झंझट होता है। तो उन और नंबर ऑफ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में, ये समझ लीजिएगा कि बिजनेस बहुत छोटे लेवल पे करते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में उन पे तो बोझ पड़ेगा और उनको भी रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, सारे प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। तो उनका जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगा, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि बड़े जो बिजनेस होते हैं ना वो तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनके पास में जो है सब कुछ होता है, उनके पास में कर्मचारी होते हैं, है ना, वो अपॉइंटमेंट करते हैं, जो जीएसटी के अच्छे जानकार होते हैं उनका अपॉइंटमेंट बाकायदा करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं और उनसे ये काम कराते हैं और आराम से वो काम कर लेते हैं। और उनके पास में लैपटॉप वगैरह सब मतलब सुविधाएं होती हैं। लेकिन जो छोटे व्यापारी होती हैं, हो सकता है उनके पास में हो, बट उनके पास में जो है एम्प्लॉई नहीं होते हैं, ना ही ऐसी एफिशिएंसी होती है जो जिसके बेस पर वो सब कुछ कर सकें अपने आप से। तो उन्हें बड़ी दिक्कत होगी, फिर उनको जो है इधर उधर चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो अब वो बिज़नेस करेंगे कि या फिर वो इधर उधर लोगों के जो जीएसटी के जानकार हैं और रजिस्ट्रेशन कराना, रिटर्न फाइल कराना, ये सारे रोज़ के चक्करों में पड़ेंगे, है ना। मंथ में 2-4 दिन अगर वो चले गए तो उनका तो हो गया बिजनेस। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने करा जब इसमें ये करा गया है ना कि भाई जीएसटी जो है आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना मतलब कराना पड़ेगा, और उसका जो है हर मंथ आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो छोटे व्यापारियों को बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि भाई अब देखो जीएसटी आपने देखा जब एक्ट आया तो कितना बहुत देश के अंदर बहुत आपके सामने ही आया होगा, आई होप, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए थे, है ना, प्रदर्शन भी किए थे। तो ये सब किया गया था, उसके लिए यही था कि भाई छोटे लोग क्या करेंगे, छोटे व्यापारी स्मॉल जो बिजनेस करते हैं वो कैसे करेंगे, वो तो बस जीएसटी को रिटर्न, है ना, रजिस्ट्रेशन कराना, उसका रिटर्न फाइल करना, इसी में लगे रहेंगे। तो सेल कब करेंगे, कब अपना काम करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भैया आप शांत रहिए, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको इस स्कीम दे रहे हैं कि अगर आपका कुल टर्नओवर एक निश्चित सीमा से कम है तो आप जो है इस स्कीम को अडॉप्ट कर लेंगे, और आपको फिर ये रजिस्ट्रेशन वगैरह और ये रिटर्न फाइल करने से मतलब आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं, कंपोजिशन स्कीम के बारे में। तो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन का आंसर है, राइट, क्वेश्चन का आंसर है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का है, और यहाँ से हम आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इंट्रोडक्शन, आप जो है इंट्रोडक्शन इस तरह से ही देंगे। इंट्रोडक्शन, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 इंट्रोड्यूस ए यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया बाय सबसूमिंग मल्टीपल टैक्सेस। सबसूमिंग मतलब खत्म कर दिया, मल्टी मतलब बहुत सारे टैक्सेस, लाइक वैट है, मोड वैट है, सेन वैट है, सर्विस सेल्स है, सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, ये 17 तरह के टैक्स थे, इनको सबको ख़त्म कर दिया। और अब आप कह रहे होंगे कि वैट
वेट का मतलब वैल्यू एडिड टैक्स। अब आपका जीएसटी जो है वो वैल्यू एडिड टैक्स भी है, कहीं कहीं आपको कंफ्यूज कर दे कभी। ये तो खत्म हो गया, इसको आप सेल टैक्स भी कह सकते हैं, और इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था ये था, लेकिन ये अच्छे से इफेक्टिव नहीं हो पाया। हालांकि वेट ही चल रहा था आपसे पहले, जीएसटी से पहले, लेकिन ये जीएसटी वेट भी है, वेट के ऊपर बेस है, वेस्ट के जैसा सिस्टम भी है, ठीक है ना। बट वेट से जो है ना बहुत सारे टैक्स जो लग रहे थे ना वो खत्म नहीं हो पा रहे थे, इसलिए जीएसटी आया था। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 इंट्रोड्यूस ए यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया बाय subsuming multiple tax like VAT, excise duty and service tax to reduce the compliance burden for small taxpayer. The government introduced the composition scheme under the section 10 of GST Act 2017. तो अब मैंने आपको कहानी सारी बताई दी कि भाई इतने सारे टैक्स लगते थे तो जीएसटी आया। अब जीएसटी आ गया तो छोटे व्यापारी एकदम से विचलित हो गए कि भाई हम क्या करेंगे, हम तो कोर्ट कचहरी के और रजिस्ट्रेशन ये कराओ, रिटर्न फाइल कराओ हर मंथ और ये करो वो करो, इसमें ही लगे रहेंगे, है ना। हमारे पास में तो कोई ज़्यादा मतलब इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप चिंता मत करो, हम आपको जीएसटी तो आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं हम उनके लिए एक स्कीम भी ला रहे हैं। उसके साथ साथ सेक्शन 10 में बताया गया था, जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 10 में एक स्कीम भी लाई गई, है ना, रिड्यूस द कंप्लाइंस बर्डन ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर, जो छोटे छोटे वो हैं उनके लिए, कि भाई ज़्यादा वो उसके चक्कर में ना पड़े, कंप्लाइंस बर्डन ना हो उन पर, तो गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम इंट्रोड्यूस की। दिस स्कीम अलाउ स्मॉल, केवल ये स्मॉल बिजनेस के लिए है, टू पे टैक्स एट द फिक्स परसेंटेज ऑफ देयर टर्नओवर, उनका जो टर्नओवर होगा उस पर वो फिक्स रेट से टैक्स पे करेंगे। एंड फाइल सिंपली रिटर्न्स इंस्टेंट ऑफ मेंटेनिंग डिटेल रिकॉर्ड एंड वॉइस लाइक रेगुलर टैक्स पेयर, ठीक है। तो अब इनको क्या करना है, इनको जो है एक टैक्स रेट होगी उस पर टैक्स पे करना है, राइट, और हर मंथ नहीं करना है, तिमाही पे करना है, ठीक है ना। तो इनको कई चीज़ों से उन्होंने निजात दे दी गवर्नमेंट ने इस वेट के, लेकिन इस स्कीम के तहत, लेकिन इसमें ध्यान रखना, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसको केवल वो ही लोग अपना सकते हैं जो एक लिमिट को क्रॉस नहीं करते हैं। वो लिमिट आपकी स्टार्टिंग में 75 लाख थी, अब वो 1.5 करोड़ कर दिया है उसको, ठीक है ना। और जो स्पेशल स्टेज हैं, है ना, उनको 75 लैक्स ही रखा गया है। स्पेशल स्टेज हम बता देंगे आपको, ठीक है ना, 8 हैं वो, उनके बारे में बता देंगे। क्लियर है। तो देखो, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 ने भारत में एक इंटीग्रेटेड इनडायरेक्ट टैक्स प्रणाली लागू की, जिसमें वैट, सेवा कर और उत्पाद शुल्क जैसे अनेक करों को समाहित किया गया, सबसूम कर दिया गया। छोटे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए, है ना, अनुपालन का, क्योंकि बहुत मतलब बोझ बढ़ गया ना जीएसटी आने से, अब छोटे व्यापारी तो एकदम से परेशान हो गए, तो उनको कम करने के लिए सरकार ने धारा 10 के अधीन एक स्कीम चलाई जिसको हम कंपोजिशन स्कीम कहते हैं। उसमें क्या है कि इस योजना के तहत छोटे व्यापारी अपने कुल टर्नओवर का एक निश्चित प्रतिशत कर के रूप में जमा करते हैं, और सरल विवरणी, है ना, सिंपल वाली, और वो भी 3 माह में, हर 3 महीने के बाद में 4 बार वर्ष में, ठीक है ना। नियमित करदाताओं की तरह विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है, और सारे कुछ नहीं रखना, केवल आपको रिटर्न फाइल कर देना है 3 महीने के बाद में। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या थे। ऑब्जेक्टिव देखो, इसका पहला ऑब्जेक्टिव था टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन एंड कंप्लाइंस कॉस्ट ऑफ द स्मॉल बिजनेस। जो स्मॉल बिजनेस छोटे व्यापार हैं उनका टैक्स का बर्डन कम करना, और कंप्लाइंस कॉस्ट, यानी कि जो कंप्लाइंस कॉस्ट होती है, जैसे रिटर्न फाइल करोगे तो रिटर्न फाइल करने में जो कॉस्ट आएगी उसको कम करना, ठीक है ना। दूसरा है टू इनकरेज वॉलेंट्री कंप्लाइंस अमॉन्ग स्मॉल ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना। तो वॉलेंट्री कंप्लाइंस अमॉन्ग द स्मॉल ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर, जो छोटे व्यापारी उनके लिए। टू सिंप्लाई द टैक्सेशन प्रोसेस
जो टैक्स का प्रोसीजर है उसको बहुत सिंपल करना, आसान करना और रिमूव करना कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इनपुट, ठीक है ना, जो आईटीसी है उसको ख़त्म करना, ठीक है ना, एंड मंथली रिटर्न, जो बार बार के हर मंथ आपको रिटर्न फाइल करना, उसको ख़त्म करने के लिए टू प्रमोट एस ऑफ डूइंग बिजनेस, टू प्रमोट इजी ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। आई होप आपको समझ में आएगा। देखो दोबारा हिंदी में देख लीजिएगा। छोटे व्यापारियों पर कर का बोझ और अनुपालन लागत कम करना, छोटे निर्माताओं और व्यापारियों में स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन करना, वॉलेंट्री शब्द यूज हुआ था ना, तो अनकरेज करना है ना, उनको कहना भैया अनकरेज करना वॉलेंट्री, ठीक है ना, वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से वो अपना आपसे करें, ठीक है ना, इस चीज़ को इनक्रेज करना था। इनपुट टैक्स आप ध्यान समझना, जो व्यापारी कंपोजिशन स्कीम ले लेते हैं ना उनको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता, ध्यान रखना, ठीक है ना, और ना ही वो इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हैं, उनको उसी सप्लाई में कुछ नियम भी हैं उसके, ठीक है ना। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट और मासिक रिटर्न की जटिलताओं को हटाकर कर प्रणाली को सरल बनाना है। दूसरा है सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस बनाना, ठीक है ना, क्योंकि यही चाह रहा है, एमएसएमई को बढ़ाना चाहता है इंडिया। एलिजिबिलिटी टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, कौन कौन एलिजिबल होंगे? द स्कीम इज अवेलेबल टू मैन्युफैक्चर होंगे, जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं, ट्रेडर्स होंगे, और रेस्टोरेंट जो करते हैं ना, नॉट सर्विंग एल्कोहल, है ना, रेस्टोरेंट मतलब जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें दी जाती हैं बट वहाँ पर शराब वगैरह ना बेची जा रही हो, तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। निर्माता भी होंगे और ट्रेडर्स भी होंगे, व्यापारी, और रेस्टोरेंट का जो काम करते हैं वो भी होंगे। इनिशियली सर्विस प्रोवाइडर आर एक्सक्लूडेड, बट पहले सर्विस प्रोवाइडर को नहीं जोड़ा गया था, रेस्टोरेंट नहीं आते थे इसमें कंपोजिशन स्कीम में, बट लेटर थ्रू नोटिफिकेशन दिया था ये 2019 में, ठीक है ना, और सेंटर रेट दिया था, और स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर को जिनका टर्नओवर 50 लाख से कम था उनके लिए अलाउ कर दिया गया था इस स्कीम को अडॉप्ट करने के लिए। बात समझ में आ गई? हाँ जी, ये तो बात समझ में आ गई हमको। आगे आइए, ये क्या हुआ, ये देखो टर्नओवर लिमिट क्या है। टर्नओवर लिमिट देखो, टर्नओवर लिमिट ये है कि अगर आपका देखो पहले शुरू में क्या था, शुरू में था 75 लाख रुपए, अगर आपका 75 लाख 75 लाख से कम है ना टर्नओवर, तो आपको ये स्कीम मिल जाती थी पहले, ठीक है ना, पहले, ठीक है ना। लेकिन यहाँ भी ध्यान समझना, मैं बात कर रहा हूँ, देखो जब ये लागू कब हुआ था, 1 जुलाई को हुआ था, 2017 में लागू हुआ था, हाँ जी। तो उसमें कंपोजिशन स्कीम भी आई, तो कंपोजिशन स्कीम को जो है 2 पार्टों में बांटा गया, 2 पार्टों में बांटा गया। इसकी थ्रो लिमिट को, यानी कि जिसकी लिमिटेड टर्नओवर लिमिट को 2 पार्टों में बांटा गया। एक तो है हमारे जनरल स्टेट और एक होते हैं हमारे स्पेशल स्टेट। स्पेशल स्टेट का दर्जा कुछ को दिया गया है, जैसे असम है, मेघालय है, ठीक है ना, ठीक है ना, मणिपुर है, ऐसे 8 हैं ये स्टेट, उनको दिया गया है स्पेशल स्टेट का दर्जा। और एक है आपका जनरल स्टेट। तो जनरल स्टेट में अगर आपकी जो टर्नओवर है ना वो 75 लाख से कम है, तो आप कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक, राइट। और लेकिन अगर आप जो है स्पेशल स्टेट का दर्जा आपके स्टेट को मिला हुआ है, वहाँ पे आप जो है ये सब काम कर रहे हैं, ट्रेडर का, मैन्युफैक्चरिंग का या रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, तो आप जो है वहाँ पर अगर आपकी 50 लाख है, 50 लाख है, तो वहाँ पर आप ये स्कीम ले सकते हैं। 50 लाख से ऊपर है तो फिर आपको जनरल वाला जो है आपका जीएसटी उसमें जाना पड़ेगा, कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। लेकिन जनरल स्टेट में 75 लाख तक आप इस स्कीम को ले सकते हैं, और इसमें आप 50 लाख तक स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। ये था पुराना, लेकिन अब इसको चेंज किया गया, ठीक है ना, अब चेंज किया गया, तो फिर
जब चेंज किया गया तो अब उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है, इसको बढ़ा दिया गया, तो कितना रिवाइज किया गया और उसमें बताया गया कि अगर आपका स्टेज है, यानी कि अगर आपका स्टेट जनरल स्टेट है तो अगर और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर हो रहा है, सॉरी 1.5 करोड़ से कम हो रहा है, तो आप क्या ले सकते हो, इसको ऑप्ट कर सकते हो, किसको, कंपोजिशन स्कीम को। और अगर आपका स्पेशल स्टेज है, स्टेट जो है स्पेशल है, तो आप 75 लाख अगर आपकी है तो आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। अब ये ही हुआ आपका सर्विस प्रोवाइडर के रूप में। ये मैंने अभी किसकी बात करी, लो मैं आपको एक चार्ट सा बना दूं, हाँ जी चार्ट बना दो तभी आएगा समझ में। लो जी चार्ट देखो, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन स्कीम की। तो कंपोजिशन स्कीम को हमने बांटा है 3 पार्टों में, ठीक है ना। पहले जो पार्ट है वो है गुड्स से रिलेटेड, गुड्स मतलब माल, ये दोनों, राइट। और दूसरा है आपका सर्विस से संबंधित, गुड्स की सर्विस संबंध में चेंज आ गया है। चेंज कैसे, जब शुरू में आया था ये स्कीम तो इसको 2 पार्टों में बांटा गया, एक तो जनरल स्टेट और एक आपके स्पेशल स्टेट। जनरल स्टेट में क्या था कि अगर आपका टर्नओवर 75 लाख से कम है तो आप इस स्कीम को ले सकते हैं। स्पेशल स्टेट में अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है तो ले सकते हैं। फिर इसकी जो लिमिट है उसको बढ़ाया गया, और गुड्स की कंडीशन में जो जनरल स्टेट है 75 लाख से उसको कर दिया 1.5 लाख, और इसको कर दिया आपका स्पेशल स्टेट के लिए कर दिया 75 लाख से कम है तो आप ले सकते हैं, राइट। फिर सर्विस के लिए क्या हुआ कि अगर वो आपका जनरल स्टेज है तो आप जो है 50 लाख तक कर रहे हैं ना, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और अगर आपका स्पेशल स्टेज है और 40 लाख से कम है तो आप ये ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है, हाँ जी। अब ये तो बताओ कि इस पर टैक्स रेट क्या है। तो टैक्स रेट जो होती है इसमें एक ही होती है, टैक्स रेट क्या होती है इसमें एक ही रहती है, राइट, टैक्स रेट एक रहती है। अब देखो टैक्स रेट, इसको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, जो मैंने समझाया अलग से आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि वहाँ अलग तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ मैंने और डिटेल में थोड़ा सा बता दिया है, राइट। थोड़ा बहुत नोटिंग भी कर लिया करो भाई, तभी बात बनेगी। अब देखो कैटेगरी क्या है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको 1% देना पड़ेगा, 1% का 0.5% CGST और 0.5% SGST। अगर आप ट्रेडर हैं या सप्लायर हैं गुड्स के, ये गुड्स की कंडीशन में तो भी आपको 1% देना है। अगर आप जो है रेस्टोरेंट है और वहाँ पर आप अल्कोहल प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपको 5% देना पड़ेगा। लेकिन आप जो है सर्विस प्रोवाइडर भी हैं और कुछ माल भी देते हैं, गुड्स भी दे रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा 1% जुड़कर 6% हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट, क्लियर। अब देखो ये कह रहा है कि कंडीशंस टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम की कंडीशन ऑप्ट करने की कौन कौन सी शर्तें हैं, कंडीशन कौन कौन सी हैं वो देखते हैं, ठीक है। ये 8 कंडीशन है, चलो जी 8 कंडीशन है, ये ध्यान रखनी है आपको। ये देखो 8 कंडीशन है, देखो सबसे पहली कंडीशन क्या, एग्रीगेट टर्नओवर प्रेस्क्राइब लिमिट, जो प्रेस्क्राइब की गई है लिमिट है वो है 1.5 लाख या 75 लाख। 1.5 लाख कब, जब आपका जनरल स्टेट है जैसे यूपी है, बिहार है, इनमें। और 75 लाख कब, जब आपका मेघालय, असम, त्रिपुरा, इनमें, राइट, इसके भीतर होना चाहिए। अगर इसको आप क्रॉस कर गए तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आओगे, ध्यान रखना। दूसरा है आप जो है केवल अपने राज्य के अंदर ही बेचोगे, गुड्स या सर्विस का जो सप्लाई करोगे विद इन स्टेट करोगे, बाहर नहीं जाओगे, ठीक है ना। तीसरा क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेशन के माध्यम से वस्तुओं की बिक्री नहीं करेंगे, आप जो है ई प्लेटफॉर्म पे आप गुड्स और सर्विस नहीं बेचोगे, राइट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, दावा नहीं कर सकते। और एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विस की आपूर्ति इस योजना में अनुमानित
अनुमत नहीं है, यानी कि आप जो है एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विस को नहीं रखोगे, ठीक है ना। यानी कि ऐसे गुड्स और सर्विस जो एग्जेम्प्ट है, जिन पर टैक्स नहीं लगता, तो उसको आप आपूर्ति इस योजना में अनुमत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप में वो ध्यान में रखना है। क्लियर क्लियर। और प्रत्येक बिल पर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखना अनिवार्य है। जो भी आप बिल बनाओगे तो उस पर आप ये चीज़ लिखोगे। करदाता जो होगा, एसएससी जो होगा, ग्राहक से जीएसटी वसूल नहीं कर सकता, ठीक है ना। ग्राहक से, ग्राहक और कंज्यूमर में अंतर होता है, उससे जीएसटी वसूल नहीं करेगा। दूसरा है तिमाही, आपको जो है हर 3 महीने में आपको एनुअली मतलब आपको रिटर्न फाइल करना है, ठीक है ना, आवश्यक है। और उसमें क्या है, जीएसटी में क्या है, आपको हर मंथ करना पड़ेगा। अब देखो इसमें एडवांटेज ऑफ कंपोजिशन स्कीम, क्या क्या एडवांटेज हैं इसको देख लेंगे। सिंपल कंप्लाइंस, तो जीएसटी अगर स्कीम आपने अडॉप्ट कर ली ना, तो इसके जो कंप्लाइंस है वो सिंपल है। फ्यूअर रिटन एंड रिकॉर्ड्स होते हैं, बहुत कम। लोअर टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू फिक्स रेट ऑन टर्नओवर, आपने 10 लाख का माल बेचा तो ऐसा नहीं उसमें कि अलग अलग रेट से एक ही रेट होगा और उस पर आप जीएसटी लगा देंगे, ठीक है। और वो भी बहुत कम रेट रहेगी। वो भी कितनी रेट है, मुझे लग रहा है हाईएस्ट 6% है ना, और 1% है लोएस्ट, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ 18 और 12%, 18% और 28%, 28% चलो अब कम ख़त्म कर दिया, लेकिन 40% भी तो है, तो उससे आप बच जाओगे। दूसरा है रिड्यूज एडमिनिस्ट्रेशन बर्डन, आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासनिक खर्चा जो होता है उससे आप बच जाओगे। आपको मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई आपको ऐसा प्रोफेशनल पर्सन रखना पड़ेगा इसको रिटर्न फाइल करने के लिए। नो कॉम्प्लेक्स ऑडिट और रिकॉर्ड नीड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, क्या क्या है डिसएडवांटेज। पहला ये है कि भाई आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाओगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाओगे, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इंटर स्टेट की अनुमति नहीं है, आप अपने ही राज्य में माल को बेच सकते हैं, दूसरे में नहीं बेच पाओगे। ई प्लेटफॉर्म से आप बिक्री नहीं कर पाओगे। और टर्नओवर अगर आपका 75 लाख या 1.5 करोड़ से ऊपर चला गया तो आप इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब कंक्लूजन लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी है। देखेंगे द कंपोजिशन स्कीम अंडर द जीएसटी एक्ट 2017 is a major relief for small taxpayers. It simplified compliance, reduced tax burden and support the growth of micro and small business, macro नहीं small business, through it has some restrictions like no ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, एंड नो इंटर स्टेट सप्लाई, आप दूसरे राज्य में जाके माल नहीं बेच पाओगे। इट हैज़ इफेक्टिवली प्रोमोटेड फॉर्मेलाइजेशन एंड ईजी ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ओवर टाइम टर्नओवर लिमिट हैव बीन रिवाइज एंड द स्कोप एक्सपेंडेड टू इंक्लूड स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स, reflecting government's flexibility to help small enterprises. फेलियस, राइट, फेलियस मतलब लचीलेपन को दिखाएगा, क्लियर। तो जीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत अग्रिम योजना छोटे करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित हुई है। मतलब बहुत अच्छे तरह से उन्होंने रिलीफ दिया है, छोटे वाले जो हैं, छोटे लोग जो काम करते हैं। इसने इस प्रक्रिया को सरल किया है, बहुत सरल हो गया है, बहुत सिंप्लीफाई हो गया है, कर के बोझ को कम किया है, टैक्स जो होता है उसको कम कर दिया है, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विकास को मतलब बढ़ाया है, उनको डेवलपमेंट का मौका मिले। क्योंकि देखो बड़े तो हैं, लार्ज लेवल प्रोडक्शन करते हैं, तो मान लो एक व्यक्ति तो 10 यूनिट बनाता है या 100 यूनिट बना रहा है और एक बना रहा है 1 लाख, तो भैया वो 1 लाख पर अगर 2 रुपये भी कमाएगा 2 लाख रुपए कमा लेगा, फिर ये कैसे सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए इन पर टैक्स, क्योंकि कंपटीशन क्या, ये कंपटीशन में रुक ही नहीं पाएगा। कौन, जो स्मॉल ट्रेडर है,
और लार्ज जो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं वो इनको खा जाएंगे। खा जाने का मतलब है कि ये समाप्ति कर देंगे इनको, तो इस तरह से, क्योंकि ये कंपटीशन में इनका सामना नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने जो छोटे लेवल पर स्मॉल होते हैं, लघु होते हैं, सूक्ष्म होते हैं उद्यमी, उनके विकास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कंपोजिशन स्कीम को वो लेके आए। यद्यपि इसमें आईटीसी ने मिलने और अंतर्राज्य व्यापार न करने जैसी सीमाएं हैं, फिर भी इसने भारत में व्यापार के औपचारिक कारण और आसान मतलब इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है। समय के साथ सरकार ने टर्नओवर सीमा बढ़ाई, ठीक है ना, और सेवा क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया, जिससे छोटे उद्यमियों को सशक्त बनने की सरकार का सशक्त जो मजबूत किया गया है ना, एम्पावर किया गया है, बनने की सरकार की लचीलापन दर्शाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है? तो आप मुझे ज़रूर बताना कि ये वाला ठीक है या देखो अब ये हमने आपका लगभग 2 क्वेश्चन लगभग 32 से 33 मिनट पर लेक्चर के हिसाब से कर लिया, और इतना ही आपको लिखना है। लिखा आप इसको जल्दी भी दोगे, क्यों? क्योंकि बोलना समझाने में और उसे लिखने में थोड़ा अंतर होता है। तो ये लगभग ये मान लीजिएगा हमने जो है 35 मिनट में एक क्वेश्चन लॉन्ग कर दिया। तो आपको करने होंगे 5 क्वेश्चन। तो आपको 5 क्वेश्चन कितना, 5 क्वेश्चन यानी कि आपको जो है 5 क्वेश्चन करने हैं तो 30-30 मिनट लगा लीजिएगा आप, 30-30 मिनट लगा लीजिएगा। तो आपको 30 दूनी 60-90, 3 क्वेश्चन 90 मिनट में, और ठीक है, और आपको 150 मिनट में यानी कि लगभग 120 यानी कि 2 घंटे 2.5 घंटे में लगभग आप 5 क्वेश्चन कर लेंगे इस हिसाब से, और 5 ही क्वेश्चन आपको करने को आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। 3 घंटे का आपका शायद पेपर होता है, तो आराम से आप निपटा लोगे छोटे भी क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करिएगा, कोई कमी लगी तो मुझे बताना। मैंने नंबर देता हूँ हर वीडियो में, तो ये भी नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, तो इस पर आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, और हमको मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको, और ये तो ज़रूर आपको बताना ही हर हाल में, लेक्चर कैसा लगा वो छोड़ो, आपको ये ज़रूर बताना है कि ऐसे हम पढ़ाएं या वैसे पढ़ाएं जो इससे पहला लेक्चर आपको दिया जाएगा यूट्यूब पे। ओके, थैंक यू।